हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ये 11th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। हाँ, हम बात करने वाले हैं 11th क्लास केमिस्ट्री की, और इस 11th क्लास की केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। अब सेकंड चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हमने 2 वीडियो आपको बना करके समझा दिया है। 2 वीडियो बनाए, उसे समझाने के बाद अब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो पर। ये आपका 3rd वीडियो होगा, और 3rd वीडियो में आपको ये दिखाई दे रहा है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के द्वारा ये बताया गया था कि एटम अनकटेबल होता है। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उससे ये पता लग गया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जब इनकी डिस्कवरी के बाद फिर और भी डिस्कशन हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता लगाया गया, है ना, ये आपका ऐसा है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बारे में बताया गया है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो भी देखा गया। इसी के साथ साथ मिल्टन का ऑल्ड्रॉफ एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस रहा, उसे हमने डिस्कस किया था। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या मास होता है। तो इस चीज़ों के बारे में हमने पहले से डिस्कस किया। और सबसे पहले जे थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, उसे ही मैंने 1897 में जो मॉडल दिया था उसे भी मैंने समझाया था। इसी के साथ साथ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस है, इस चैप्टर की जान है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसके अंदर गोल्ड की फॉइल को लिया जाता है। और उन्होंने यहाँ तक समझा दिया कि न्यूक्लियस होता क्या है। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के आगे। तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, ठीक है। जब हम एटॉमिक नंबर की हम बात करेंगे तो हम आपको बता दें कि जो आपका एटॉमिक नंबर है उसे हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से। तो जो एटॉमिक नंबर है वो कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर किसी भी एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसी पॉजिटिव चार्ज के नंबर को हम प्रोटॉन कहते हैं, और उन्हीं प्रोटॉन को हम कह सकते हैं कि वो नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर को हमेशा कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल जेड ही एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। फॉर्मूला हम समझ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। अब देखो, जब हम न्यूट्रल एटम की बात करेंगे तब इसका मतलब हुआ जैसे Ca है ना, जैसे Na। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब कोई भी एलिमेंट के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? पहले सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब इलेक्ट्रॉन रह गए केवल और केवल 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी कैटायन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करने के बाद, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने या फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करना है, तो वही हमें पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं किसी भी कैटायन के ऊपर, तो पहले तो हम जो नंबर ऑफ प्रोटॉन ले रखे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन में से हम पॉजिटिव चार्ज को, है ना, क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम किसी एनाइन का के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो जो प्रोटॉन दे रखे हैं उसमें प्लस करेंगे नेगेटिव चार्ज का। इतनी बात आपको दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका है। अच्छा, जब कभी भी एनाइंस बनते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, तभी आपके एनाइंस बनते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी एटम होता है उसके न्यूक्लियस में होल मास होता है। किसी भी एटम का जो होल मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो मास नंबर को हम कह सकते हैं ये कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर बाय द वे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो हो जाएगा कैपिटल ए माइनस टी। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं तो कैपिटल ए माइनस एन। ये आपकी प्रोसेस रहती है। और जो आपका एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होता है, मास नंबर हमेशा होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। ये 3 फार्मूले आप याद कर लीजिए, और आई होप दैट कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वर्ड की। नेक्स्ट टेक्निकल वर्ड है आइसोबार। सबसे पहले हम आइसोबार की बात करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी एक एटम है ना, कोई भी एक मेटल है, उसके बेस पर जो संख्या लिखी होती है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसके ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो आपका मास नंबर होता है, ठीक है। अब बेस वाले एटम को हम कहते हैं
बेस वाले एटम के नीचे तो लिखा है एटॉमिक नंबर है। अब हमें आइसोबार देखना है, तो एक ही एटम के किसको, या मान लीजिए आपका हाइड्रोजन का एलिमेंट है, उसके एटम है 1H1, उसके एटम है 1H2, उसका एटम है 1H3। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं उन एटम का हो सकता है कि एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, तब तो वो होगा आइसोटोप्स, उसे आइसोटोप बोलेंगे। तो हाइड्रोजन के केवल 3 आइसोटोप होते हैं, और हाइड्रोजन केवल वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे 1H1 का प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है, 1H3 का नाम, 1H2 का नाम ड्यूटेरियम होता है। और आपने देखा होगा हैवी वाटर जो होता है D2O, उसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, वो भी आपका वाटर से ही बनाया जाता है। अब आपको बताएं कि आइसोबार क्या है। जब है ना एटम के किसी भी मेटल या किसी भी एटम के ऊपर की संख्या सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो उसे कहेंगे क्या, मास आइसोबार। आइसोबार अलग अलग एलिमेंट के जोड़े होते हैं, आइसोटोप्स एक ही एटम के एटम्स होते हैं। तो आप देख सकते हो आइसोटोप में कि 6C14 और 7N14, ये आपका अगर देखें तो ये आइसोबार है। ठीक है, आइसोटोप में यही होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है। तो ये आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये आपके आइसोटोप्स हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बात करी आइसोटोप की। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन 35 Br80। तो सीधी सी बात है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35। ठीक है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन, यही एटॉमिक नंबर है। तो यही Z हो गया, यही प्रोटॉन हो गए, यही इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात करते हैं मास नंबर की, तो मास नंबर है 80। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमने बता दिए, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे। 80 में से 35 को घटा दो, 45, तो ये हो जाएंगे आपके न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स निकालने का एक तरीका हो गया। अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी भी स्पीसीज़ के अंदर देखें, 18, 16 और 16 देखें, तो अगर हम सिंबल्स देखें तो हम सिंपल ही बता सकते हैं कि जो सल्फ़र होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होती है, एटॉमिक नंबर भी होता है 16। और अगर हमें एटॉमिक मास पता करना है तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के साथ जोड़ दो, आपका मास नंबर आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के बारे में, यहाँ पर देखो S-2 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो वही 18 हो जाएगी, लेकिन मास नंबर आपका चेंज नहीं होगा। 32 है तो 32 रहेगा, और न्यूट्रॉन फिक्स रहने वाले हैं। ये प्रोसेस आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी तक हम बात करते रदरफोर्ड के मॉडल की। तो रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, तो उन्हीं रदरफोर्ड की कमियों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एज यू हैव लर्नड अबव, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इज लाइक अ स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम। मतलब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है ना, वो सन की तरह रिजेंबल करता है और दिखता है, उसके साथ हम मैच कर सकते हैं, उसी जैसा हम बता सकते हैं। और उसके अराउंड में जिस तरीके से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन भी किसी शेल के अंदर रिवॉल्व करता है। तो हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं, वैन क्लासिकल मैकेनिक्स में जब ये बात बताई गई कि सोलर सिस्टम भी होता है और सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है सब चीज़ें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी एक्सप्लेन किया गया था, जो होता है कैपिटल G M1 M2/r²। ये सेम वैसे ही है जैसे F इक्वल जो आपका चार्ज होता है उसका प्रोडक्ट अपॉन r² बिटवीन द टू चार्ज। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली बिटवीन सोलर सिस्टम न्यूक्लियर मॉडल्स जितने भी होते हैं सुजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस, और ऐसा होता भी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो आपका फोर्स लगता ही होगा। तो वही मैंने बताया था कि F इक्वल हो जाएगा Q1 Q2/r²। Q1 Q2 तो आप जानते हो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, कोई भी प्रकार का चार्ज हो सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो हम अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है, चार्ज स्पीसीज है, तो वो अपने आप से एक रेडिएशन को इमिट करेगी, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है। तो इस बात को रदरफोर्ड ने बिल्कुल भी समझा नहीं पाया था, और ये भी नहीं समझा पाया था कि कोई भी एटम स्टेबल क्यों होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कहते हैं। एक और सीरियस ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है
है ना, न्यूक्लियस के अराउंड में, तो वो एनर्जी का। अब बात करते हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब 2 एटॉमिक मॉडल आपने देख लिया, है ना, जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। लेकिन जो बोर का मॉडल है वो परफेक्ट है, वो उनके हिसाब से परफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने एक बात बताई कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ड्यूअल करैक्टर वाले होते हैं, उनके अंदर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं, एक बात। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से उन्हें पता लगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा गया तो ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी पर्टिकुलर सेल में फिक्स होती है, अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होती है। तो ये सब बातें समझाई गई। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि जो आपका बोर के अकॉर्डिंग जो मॉडल है ना, तो उस मॉडल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड में फिक्स ऑर्बिट की शैल में रिवॉल्व करते हैं, फिक्स ऑर्बिट की शैल में रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व करने के साथ साथ अगर उनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो हायर एनर्जी में चले जाते हैं, मतलब E1 से E2 में चले जाते हैं, और एनर्जी कम हो जाती है तो जंप करके वो पहली वाली शैल में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं, जेम्स मैक्सवेल थे, उन्होंने पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दिया था, इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज बॉडीज़ एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो उन्होंने कहा कि इसी को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो चलता है तो उसके 3 फेस होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, ठीक है, एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट, और एक होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज कंपोनेंट्स हैव द सेम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड, बट दे वाइब्रेट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। मतलब ये सारे के सारे जो प्लेन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। So the oscillation या oscillating electric and magnetic field produced by oscillating charge, और ये oscillation आपका चार्ज की वजह से आता है। चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली होते हैं। अनलाइक साउंड वेव्स और वेव जितनी भी पानी की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं मैं आई मीन टू से दैट कि पानी की वेव हो या साउंड वेव हो, उन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेट करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वैक्यूम में भी चल सकती हैं, तभी तो सन से लाइट आ रही है, एनर्जी आ रही है। इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कई टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, विच डिफर फ्रॉम वन अनदर। और अगर हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अरेंज कर लें तो इसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग टाइप के आइडेंटिफिकेशंस किए गए जिन्हें इस तरीके से बताया गया है। जैसे माइक्रो वेव रीजन हो गया, है ना, अराउंड 10⁻10 हर्ट्ज का होता है ना, और इस तरीके से और भी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। 10⁻6 की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 10⁻13 की IR की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, रडार की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसीज़ दी गई, UV की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ठीक है। तो विजुअल की फ्रीक्वेंसी अलग। तो ये आप डायग्राम भी देख रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये डायग्राम है, फुल डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इसे आप देख लीजिए और याद कर लीजिए इनके नाम, ठीक है। तो नाम आपको याद करना ज़रूरी है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबकी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिहाव पर किया जाता है। द ऐसा यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी इज हर्ज, जो ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की वो हर्ज होती है, ठीक है। वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड एज यू नो दैट द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, और ऐसा यूनिट हमेशा मीटर होती है। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं अलग अलग टाइप की वेव्स होती हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं उन वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर डिफर ही होगा एक दूसरे से, इसीलिए उन्हें वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस में अरेंज किया गया है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि एक और पॉइंट होता है जिसे हम वेव नंबर कहते हैं, एक वेवलेंथ होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको करने पड़ते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर एक बहुत फेमस थ्योरी है जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझ लीजिए कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है. सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं होती. फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इवन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ 19th सेंचुरी फिजिक्स. तो इसी को हम क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. नंबर 1 पॉइंट क्या है? द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसे बोलेंगे. तो ejection of electrons from metal surface where radiation strike photoelectric effect जिसे बोलते हैं. वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड एज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो ये पॉइंट्स उन्होंने दिए थे. इसके बाद लाइन स्पेक्ट्रा भी उन्होंने समझाने की कोशिश करी. तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए. हाँ, ये आपकी प्लांक्स की थ्योरी है. अब इसी के साथ साथ उन्होंने एक और बात बताई थी कि जितने भी रेडिएशंस होते हैं वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हों या स्कैटर हों, वो हमेशा फोटोन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं. फोटोन की वैल्यू फिक्स होती है. ऐसे भी कह सकते हैं कि द फेनोमेना इंडिकेट दैट सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट. ऑल पॉसिबल एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप रेडिएटेड. मतलब डिस्क्रीट का मतलब होता है पैकेट्स की फॉर्म में. तो इट इज़ नोट वर्दी दैट द फर्स्ट कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर द फेनोमेना ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंशनड अबव वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक. वो 1900 में मैक्स प्लैंक ने अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन दिया था. लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना विच इज़ गिवन बिलो. वो कह रहे हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर वाइड रेंज ऑफ द वेवलेंथ. मतलब जो रेडिएशंस आ रहे हैं उनकी वेवलेंथ की जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा है. एट हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, एंड एप्रिसिएबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन इज इन द विजिबल